हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन हम रोज़ डेली बेस पे यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं। ये हमारा पांचों पार्ट है, बाकी जो 4 पार्ट है डल चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सभी एग्ज़ाम पे बेस पे तैयार किया गया क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे PSC का हो, चाहे व्यापम, चाहे आपका छत्तीसगढ़ कोई के एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल का गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स और आपके भारत के सभी क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर आप पहली बार आए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हम चौथे पार्ट में 24 तक क्वेश्चन कवर किए थे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 25 क्वेश्चन है। जो आपका रंध्र होता है, जो सिल्क होल की जो घटना होती है, यह अद्भुत घटना किसमें होती पाई जाती है? तो आपका मैदानी क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में, टुंड्रा प्रदेश में या काट क्षेत्र में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काट। याद रखिए, तो रंध्र जो सिल्क होल है, यह अद्भुत जो घटना होती है आपके काट में होता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। तो रंध्र आपके जो कि पत्तियों में पाया जाता है, तो आपके जो घटना होती है आपके काट में पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय आयोग या डी है चुनाव आयोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय आयोग। तो आपके जो राष्ट्रीय आयोग होते हैं, जो कि इनके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसका राष्ट्रीय आयोग सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन राष्ट्रीय आयोग सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु क्या कहते हैं? तो इकोनॉमिक क्वेश्चन है। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको इंक्लूड किया हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तो इसको आपका उत्कृष्ट माल कहते हैं। तो याद रखिए, जब बढ़ती है, जब आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो इस वस्तु को हम आपके उत्कृष्ट माल के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित कौन से प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो खनिज और तेल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस या डी है कोयला। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयला। तो भारत में जो ऊर्जा उत्पादन के जो मुख्य जो अहम भूमिका निभाता है, कोयला। डी ऑप्शन याद रखिए। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए जो आपका जो कोयला है, जो कि बहुत ही कच्चा माल के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। ऊर्जा कोयला के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, जो मुख्य भूमिका निभाता है कोयला, याद रखिए। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो प्रमुख कच्चा पदार्थ है आपका कोयला है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो बैग हाउस निस्यंदन, विंट्रो कंपोस्टिंग, आपका वेंचुरी स्क्रबर या डी है प्रतिवर्ती परासरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिवर्ती जो परासरण है, इसके माध्यम से हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसका मुख्य जो कि उपचार इसको माना जाता है। तो इसमें आप जो प्रतिवर्ती परासरण है, इसके माध्यम से जल प्रदूषण को हम रोक सकते हैं और इसका मुख्य उपचार है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार इसको अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के निम्नलिखित किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो आपके प्राक्कलन समिति से, सार्वजनिक उपक्रम समिति से, आपका सी है लोक लेखा समिति से या डी है आपके सभी विकल्प यहाँ पे सही है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा लोक लेखा समिति, याद रखिए। तो आपके भारत में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो प्राथमिक रूप से संसद के आपके कौन सी समिति से जुड़ा होते हैं? तो आपके लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। नियंत्रक और आपके जो महालेखा परीक्षक है, ये कौन से संसद से जुड़े होते हैं? तो लोक लेखा समिति से जुड़े होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है किंतु उत्पादन की घटक की मांग जो क्या कहलाती है? तो अनुप्रस्थ मांग, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग या डी है स्वतंत्र मांग। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्युत्पन्न मांग कहलाता है, याद रखिए। तो वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है, लेकिन किंतु उत्पादन की घटक की जो मांग इस पूर्ण रूप से क्या कहलाती है? तो आपके व्युत्पन्न मांग कहलाती है, याद रखिए जी। उत्पादन के घटक की मांग के हिसाब से आपका व्युत्पन्न मांग कहलाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो यह अंतिम उत्पाद और माल का, मशीनरी या यंत्र समूह का, या सी है आपके पूंजी स्टॉक या डी है
वस्तु सूची का स्टॉक। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मशीनरी या यंत्र समूह, तो मूल्य जो ह्रास किसके मूल्य की हानि होती है, तो आपके मशीनरी या आपके यंत्र जो समूह से जो कि मूल्य की हानि होती है। मूल्य ह्रास का मतलब ये है आपका मशीनरी या यंत्र समूह से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है, तो लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, या बी है पत्थर पर हुई कटाई के कारीगरी के कारण, या आपके उत्कृष्ट गुणवत्ता इस्पात के कारण, या डी है शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिएगा, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण आपका जो कुतुब मीनार के पास जो महरौली स्थित पिलर है, यह प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए और साथ ही इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुब मीनार के स्थित महरौली पिलर कभी जाइए घूमने तो देखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। तो यहाँ से फसल से भी एक न दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो याद रखिए, जनवरी या मार्च, फरवरी, अप्रैल, या सितंबर या अक्टूबर, या डी है नवंबर और जनवरी। तो भारतवर्ष में जो खरीफ की फसल की जाती है, तो जो फसल के बाद जो कटाई किया जाता है कौन से महीने में किया जाता है, तो आपके सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसकी कटाई की जाती है फसल की। याद रखिए, खरीफ फसल की कटाई सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सितंबर अक्टूबर में इस फसल की कटाई की जाती है, खरीफ फसल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है, तो आपका कृषि और न्यूक्लियर पावर संयंत्र, उत्पादन उद्योग, आपका पैकिंग उद्योग। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका उत्पादन उद्योग होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अपशिष्ट उत्पादन करता है, याद रखिए, उत्पन्न करता है। तो सबसे ज़्यादा अपशिष्ट कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपके सी ऑप्शन, उत्पादन उद्योग में सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह आपके अवरित एजेंट है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या आपके बंधी करा ले, या आपके जल के अशुद्धियों को घोल देता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण यह जो पोटेशियम परमैंगनेट जो प्रयोग है पेयजल में शुद्धिकरण के लिए किया जाते हैं। घर वगैरह में हम बोर वगैरह में उपयोग करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, जो कि जो हमारे जल होते हैं बरसात वगैरह में, इसके शुद्धिकरण के लिए इसको मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का हम प्रयोग करते हैं जो जल पीते हैं उसके शुद्धिकरण के लिए। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिए, इसलिए आपके शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा है, फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो आपको वायु और मृदा प्रदूषण का, फसल तथा वायु का, या मृदा तथा जल का, या डी है वायु तथा जल का। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, मृदा तथा जल। तो आपको फसलों में डीडीटी का छिड़काव करने से किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है, आपके मृदा और जल को बहुत ही प्रभावित करता है आपका डीडीटी। याद रखिए, तो फसलों में हम जो डीडीटी का छिड़काव करते हैं रसायन का, तो उससे जो कि मुख्य प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे आपके मृदा तथा जल इससे प्रभावित होता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, मृदा तथा जल के लिए आपका डीडीटी छिड़काव बहुत ही हानिकारक होता है, हानि पहुंचाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, तो थाइमस, एस्ट्रोजन, कार्पस एपिडियासिस, या आपका स्टस ऑफ लैंगरहेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टस ऑफ जो लैंगरहेंस है, यह पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न जो करती है, इसको मुख्य रूप से आपको स्टस ऑफ लैंगरहेंस कहलाती है। तो याद रखिएगा, जो इंसुलिन उत्पन्न करती है आपके जो पैंक्रियाज की कोशिका में, इसको हम आपके स्टस ऑफ लैंगरहेंस के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम किसी वस्तु या पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर जो बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा
या वास्तविक तथा सीधा, या कल्पित तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा समझ सकते हैं उसको, या डी आपका काल्पनिक तथा उल्टा बनता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु या पिंड को हम देखते हैं तो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा आभासी होता है, कैसा आभास होता है, कैसा बनता है, तो इसका वास्तविक तथा उल्टा बनता है। याद रखिए, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस में, इसको क्वेश्चन को हर एग्जाम में रिपीट करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी वस्तु को हम देखते हैं तो रेटिना पर जो बनने वाले प्रतिबिंब हम कैसे आकार में दिखाई देता है, वो आपका वास्तविक तथा उल्टा दिखाई देता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा विकल्प अलग है? लाइनेक्स, विंडोज़ 98, आपका विंडोज 7, या आपका जो कि यह इसका जो C++ है ये आपका गलत हो जाएगा। और लाइनेक्स जो विंडो 98 विंडोज, ये आपका विंडोज सॉफ्टवेयर है। ये बाकी जो C++ है एक भाषा है। बाकी ए बी इसका डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जो C++ है आपका विकल्प जो कि आपका गलत हो जाएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील आपके चलनशील पिंड के वेग पर, या गतिशील पिंड के भार पर, या सी है गतिशील पिंड के दाब पर, या डी है गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो गतिज ऊर्जा होती है ये किस पर निर्भर करता है? गतिज ऊर्जा, तो ये आपके गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर, या आपके गतिज ऊर्जा इस पर निर्भर होता है। याद रखिएगा, गतिशील पिंड वेग तथा भार दोनों पर निर्भर होता है गतिज ऊर्जा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित कर रहती है? तो आपके ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा, या डी है गतिज तथा विभव ऊर्जा दोनों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, गतिज ऊर्जा। याद रखिएगा। तो किसी पदार्थ में जब हम ताप परिवर्तन के दौरान जो संभावित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, इकट्ठा होता है, तो आपके गतिज ऊर्जा में संग्रहित होता है। याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी पदार्थ में जो ताप परिवर्तन के दौरान यहाँ पे जो संभारित ऊष्मा ऊर्जा जो आपके किस रूप में संग्रहित होता है या इकट्ठा होता है, तो आपके गतिज ऊर्जा में संग्रहित होता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जो कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, PSC का और व्यापम वगैरह बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।